Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 जून 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कुवैत को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, लोकसभा के अंदर स्पीकर की एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। तो उसी स्पीकर के बेसिस पर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है लोकसभा में जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं इनको उसी लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पर इलेक्ट किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एक स्पीकर बनने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो फिर इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों एक देश है कुवैत, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला कल आपको। पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाता हूँ, वो ज़रूरी है, तब आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जब बात आती है गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर जब गल्फ़ कंट्रीज़ की चर्चाएं होती हैं तो एक पूरा काउंसिल भी न्यूज़ में आता है, जिसको बोलते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म में जीसीसी के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था, याद होगा। तो दोस्तों गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आपके 6 देश आते हैं। कौन कौन से? एक आ गया सऊदी अरेबिया, दूसरा है ओमान, तीसरा है यूएई, चौथा है कतर, पांचवा है बहरीन और छठा है कुवैत, जिसकी बात हम करेंगे अभी और जिसकी वजह से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 6 देश दोस्तों आपके गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। अब इन गल्फ कंट्रीज में कुवैत चर्चाओं में इसलिए आ गया। वैसे चलो अभी इसको मैं बताऊं उससे पहले ये भी जानिएगा, इंडियंस दुनिया भर में फैले हुए हैं, सबको पता है। लगभग करोड़ों लोग, करोड़ नहीं कह सकते, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ही लोग यहाँ पर दुनिया भर में आज के समय पर एज अ एनआरआई देखने को मिलते हैं, यानी कि वो बाहर गए हैं काम करने के लिए, एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियंस यहाँ पर उनको बोला जाता है। तो उसमें से लगभग बताया ये जाता है 55 से लेकर 60 लाख, कितने? 55 से लेकर 60 लाख इंडियंस दोस्तों ऐसे हैं जो केवल इन गल्फ कंट्रीज में आज के समय पर रहते हैं, काम करते हैं। कितने? 55 से लेकर 60 लाख के आसपास। बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में आज के समय पर रह रहे हैं और इतने ही लोग पूरे दुनिया में फैले हैं। आप इमेजिन करिए, इतने लोग पूरे दुनिया में फैले हुए और बाकी इतने ही लोग किसमें? केवल इन 6 देशों के अंदर में। अब हुआ क्या, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, कल कुवैत से एक बहुत ही ज़्यादा जो दुखद घटना है वो देखने को मिली। कुवैत में स्पेशली एक बिल्डिंग के अंदर में, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर इन्होंने लेबर्स को रखा हुआ था। कंपनी वालों ने बिल्डिंग दी होगी रहने के लिए, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आप देख पाओगे, बहुत ही घटिया है। और यहाँ पे लेबर्स को रख लिया इन्होंने इस तरीके से। और पता है, मतलब रखा तो वर्ड हम गलत यूज़ कर रहे हैं, जगह जगह पर आप देख पाओगे बताया जा रहा है कि ठूस ठूस कर इन्होंने भरा हुआ था। बहुत बुरी तरह से यहाँ पर इनको रख रखा है, छोटी छोटी जगहें दी गई हैं, बस खाली वो काम कर रहे हैं, आके बस खाली इनको सोना होता है। इस तरीके की ज़िंदगी वो लोग काट रहे हैं। अब इंसान जा किस पर्पज से रहा है भाई? वो इसलिए गया क्योंकि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। वो बाहर गया कि थोड़ा अच्छा पैसा कमा के, अपनी इनकम को थोड़ा स्टेबल बना के, अपनी स्थिति को स्टेबल बना के वापस इंडिया आ जाऊंगा, ये सोचकर लोग जाते हैं। अब कई सारे लोग इसमें सक्सेसफुली, आप कह सकते हो, जो टारगेट्स हो उसको अचीव भी कर लेते हैं, गए स्टेबल होके वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग दोस्तों वहाँ पे लगातार काम कर रहे होते हैं और काम करते करते ये अगर सिचुएशन उनके साथ में हो जाए तो आप इमेजिन कीजिए क्या ही होगा। बताया ये जा रहा है कि जो कल कुवैत में बिल्डिंग में आग लगी है, इस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से, ये फोटोज आपको देखे होंगे, पहले नीचे आग लगी फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लगभग 49 लोगों की जान गई है, 49 लोगों की।
अब ये 49 नंबर अपने आप में शॉकिंग तो है, इससे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि दोस्तों इस 49 में से लगभग 40 लोग ऐसे हैं जो इंडिया के हैं। 40 भारतीय लोग हैं दोस्तों जिनकी जान गई है इन 49 में से। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एक दुखद न्यूज़ स्पेशली इंडिया के लिए हमको देखने को मिल रही है। और यहीं से मैं कहूँगा सरकार को एक सवाल उठाने की ज़रूरत भी है इन गल्फ कंट्रीज़ को लेकर। भाई आधे से ज़्यादा इंडियंस जो बाहर प्रेजेंट है वो यहीं पर जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ में, तो आपको क्या हमारे वर्कर्स की प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए थी? उन प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? क्योंकि आपके कुवैत के ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं, ये जो गलती है ये कंपनी वालों की है, बिल्डिंग ओनर की है। बिल्डिंग ओनर को सज़ा होनी चाहिए थी क्योंकि यहां पर उन्होंने सही से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवाई। दोस्तों हुआ क्या, इस बिल्डिंग में किचन में आग लगी और वो ही आग धीरे धीरे फैलती चली गई और वो इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि मतलब आप इमेजिन करो 49 लोगों की जान गई, जिसमें से 40 इंडियंस थे। और फिर उसके बाद कल इंडिया में इसको लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग भी करी प्रधानमंत्री ने, और साथ ही साथ में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पीएम मोदी सब शॉक रह गए कि मतलब यार ये जो डेथ का नंबर है अचानक से मतलब ऐसी न्यूज़ आया था तो ऑब्वियस सी बात है शॉकिंग तो रहेगा ना। मतलब हम खुद इमेजिन कर रहे हैं एक अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से इतने सारे लोगों की जान कैसे गई। मतलब आपने उनको सही स्थिति में नहीं रखा हुआ था, एक जगह पर बहुत सारे लोगों को यहां पे रखा हुआ है, कैसे वो मैनेज कर रहे होंगे। इसको देखते हुए दोस्तों जो इंडियन एम्बेसी है कुवैत के अंदर में, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दी है ताकि उनकी हेल्प हो सके। साथ ही साथ में एक्स ग्रेशिया अमाउंट अनाउंस कर दिया है। पीएम मोदी बोलते हैं कि जिन भी इंडियन नेशनल्स की जान गई है उनके फैमिली को 2 लाख रुपए देंगे। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे गवर्नमेंट के पास में नहीं है, बट यहाँ पर वो 2 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाएंगे पर फैमिली को, तो वो बेसिकली एक्स ग्रेशिया कहलाता है, समझ गए। तो ये 2 लाख रुपीज़ इनकी फैमिलीज़ को दिए जाएंगे। ये कल आप देख पाओगे अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब ये जो मुद्दा है बढ़ता चला गया। अब दोस्तों यहीं पर जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनारी विजयन, तो पिनारी विजयन ने यहाँ पर क्या किया है, एक लेटर लिखा है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को और बोला है कि केंद्र सरकार प्लीज़ यहाँ पर इस मामले पे थोड़ा सा आइए और यहाँ पे खुलकर इसको लेकर सपोर्ट कीजिए। कहोगे यहाँ पर केरला के चीफ मिनिस्टर क्यों हो गए? क्योंकि दोस्तों जो ये 40 लोगों की जान गई है इंडियंस की, इसमें से सबसे ज़्यादा लोग केरला से आते। आपको पता ही है केरला से ही सबसे ज़्यादा लोग दुनिया भर में जाते हैं वर्क करने के लिए, और आजकल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है। नॉर्थ जो हमारा स्टेट्स हैं स्पेशली यूपी बिहार, वहाँ से भी कई सारे लोग जा रहे हैं। आपने इजराइल का एग्जाम्पल देखा होगा रिसेंटली, वहाँ से भी कई सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए। इतनी बात दोस्त आपको समझ में आ गई। मैं आपको बताऊं कुवैत की सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, और वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो तो यही मांग कर रहे हैं कि भैया बिल्डिंग के ओनर को अरेस्ट करो। गलती बिल्डिंग के ओनर की है और अभी भी नहीं सुधरोगे तो प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी, ऐसे केसेस आगे निकल कर आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे हजारों किस्से हो चुके हैं। कई इंडियंस की बताया जाता है 30 से 35 हज़ार इंडियंस की ऑलरेडी जान जा चुकी है पिछले कुछ सालों में, केवल कुछ सालों में बता रहा हूं मैं। अगर और पिछला डेटा देखोगे तो ये नंबर्स बढ़ जाएगा। तो मतलब यही मुद्दा होता है कि क्या ये कंट्रीज केवल बुलाना जानती हैं? अब ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा, आप भी सोच रहे होंगे बुलाती हैं तो पैसा भी तो देती हैं। हाँ ठीक है, पैसा देती हैं और इंडियंस वहाँ पे पैसा कमाकर इंडिया भी भेजते हैं। रेमिटेंसेस के मामले में, जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, जो कोई बाहर से कमाकर इंडिया में पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस बोला जाता है। और रेमिटेंसेस के मामले में दुनिया भर में भारत ने एक पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। $100 बिलियन से ज़्यादा का रेमिटेंस हम लोगों ने रिसीव किया। दुनिया भर से जो लोग उन्होंने कमा कर भारत में पैसा भेजा। लेकिन ठीक है, अब वो कमा रहे हैं, उनको पैसा ये कंट्रीज दे रही हैं, तो दूसरी बात उनसे सर्विसेज भी तो ले रही हैं। जब दोस्तों हम इन अरब कंट्रीज की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है या इतना जो आगे निकले हैं वो इन्हीं लेबर के बेसिस पर ही निकले हैं। और अभी भी ये लोग डिमांड करते हैं कि ज़्यादातर बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं इंडिया से, है ना, उनको निकाला जाए, तुरंत यहाँ पर अपने देश में लेकर आया जाए। अभी भी उसके ऊपर ये स्पेशल फोकस करते हैं। अभी ऐसा हो रहा है, काफ़ी सारी छूट दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्यों? ज़रूरत है उनको। तो आपने सर्विस ली है, उसके बाद ही आपने पैसा दिया है, तो आप उसके बेसिस पर जब इंडिया से कोई व्यक्ति गया है तो आपकी उसकी प्रोटेक्शन करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यह मुद्दा अगर वो नहीं देखते हैं तो भारत सरकार को उठाना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसा इनिशिएटिव चलाना चाहिए कि कोई इंडियन किसी भी दूसरे कंट्रीज़ में या गल्फ कंट्रीज़ में कोई मतलब प्रॉब्लम में है या उसकी रहने सहने की स्थिति नहीं है, उसको लग रहा है खतरा है यहाँ पर, तो वो इन्फॉर्म कर सके। ऐसा भी होना चाहिए यार, ताकि हम प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दे सकें। और ये जो दोस्तों यहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये बिल्कुल एक दुखद घटना हुई है, लेकिन इसी के बेसिस पे हमें सीखना होगा और सीख कर ये जो स्टेप्स हैं वो उठाने ज़रूरी हैं।
मैं आपको बता दूं, देखो ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है इकोनॉमिक टाइम्स का, ये पिछले साल 2023 का है, जुलाई का। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये पता चला कि जब हम लोग बात करते हैं इंडियंस की, जो स्पेशली एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उनकी संख्या 1.34 करोड़ है। ये लास्ट ईयर तक थी। अब 1.34 करोड़ के आसपास लोग दुनिया भर में काम कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, इन 1.34 करोड़ में से 66% से ज़्यादा, 66% से ज़्यादा लोग केवल और केवल इन 6 देशों में हैं, इन गल्फ कंट्रीज़ में हैं, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन में। तो दोस्तों ये जो डेटा है, ये वैसे डेटा मार्च 2022 तक का है। अभी डेटा देखोगे तो और एक्सपैंड हो गया होगा, और भी लोग पहुंच गए होंगे उन कंट्रीज़ में। समझ गए? तो इन 6 कंट्रीज़ की बात हो गई कि भाई इतने लोग प्रेजेंट है, 55-60 लाख लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इनमें से स्पेशली कुवैत की बात करेंगे, जिसकी अभी चर्चाएं हो रही हैं। तो दोस्तों कुवैत में अगर आप देखोगे तो 31 दिसंबर 2020 तक लगभग 10,20,000 के आसपास इंडियंस वहाँ पे प्रेजेंट थे। ये 2020 तक का डेटा है। होपफुली ये बढ़ गया होगा, अब बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो कुवैत के अंदर जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, स्पेशली कुवैत सिटी है, ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आज के समय पर इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं। हर रिलीजन से लोग हैं, ठीक है, हर लैंग्वेज का यूज़ करने वाला, यानी मलयालम, ठीक है, केरला से यानी सबसे ज़्यादा लोग हैं, फिर कन्नडा है, कर्नाटका की, तेलुगु है, हिंदी है, तमिल है। तो इस तरीके के यहाँ पर दोस्तों जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग आज के समय पर कुवैत में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है स्पेशली जो सबसे ज़्यादा लोग कुवैत में काम कर रहे हैं वो साउथ इंडियन स्टेट से हैं, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु से। ये यहाँ पर दोस्तों बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है जो कुवैतीज हैं वो इंडिया को एज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देखते हैं, जो कि है भी। भारत तेजी से ग्रो होते हुई इकोनॉमी है और ये दुनिया देख रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, टेक्निकल पर्सनल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और भी बहुत सारे जीनियस ब्रेन्स देखने को मिलेंगे। बट प्रॉब्लम यह है इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, और ये भी एक गलती है, बड़ी गलती है। जब हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे अवसर नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान बाहर जाने की खोजेगा। जब उसका मौका मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी एक अच्छी अर्निंग करनी है, वो भी बहुत सारी चीज़ों को सोच के चल रहा है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, भले वो कितना जीनियस ब्रेन हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है तो दोस्तों वो बाहर जाएगा, और दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ फैसिलिटी मिली उसने और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उस इंसान को वहाँ पे खींच लिया। अब वो व्यक्ति यहाँ पे उस देश के लिए सर्विस देगा। समझ गए? तो ऐसे ही यहाँ पर दुनिया में कई सारी कंट्रीज़ इंडिया को ऐसा देख रही हैं। इस वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं वहाँ पर, और अच्छा खासा पैसा वो इंडिया बेचते भी हैं, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, $100 बिलियन से ज़्यादा का रेमिटेंस भारत ऑलरेडी रिसीव कर चुका है, और ये रिसीव करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है इंडिया। तो आई होप इसके बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि मामला एग्जैक्टली चल क्या रहा है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज G7 की मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। तो इटली में दोस्तों यहाँ पर यह मीटिंग होगी, और वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे भी इस मीटिंग के दौरान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये G7 मीटिंग है और आज ये मीटिंग होने वाली है, इसको ये अटेंड करेंगे। और बताया ये जा रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो उनसे भी वॉर को लेकर या कुछ और इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर डिस्कशंस होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस खाली 4 दिन ही हुए हैं प्रधानमंत्री को शपथ लिए हुए, और वो अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जल्द ही ट्रैवल करने वाले हैं, स्पेशली इटली के अंदर में एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ये G7 मीटिंग हो रही है। और दोस्तों इसको आज ये अटेंड करेंगे। अब वैसे तो इसकी चर्चा बहुत दिनों पहले से हुई है, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए थे उससे पहले ही दोस्तों यहाँ पर इटली के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया था। मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद आ रहा होगा। आप कहोगे इस आर्टिकल में एग्जाम के लिए क्या पढ़ने लायक है, एग्जाम के लिए कुछ चीज़ है या नहीं है? बिल्कुल है। एग्जाम के लिए जो चीज़ ध्यान रखनी होगी दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना होगा ये G7 कंट्रीज़ है क्या। देखो, एक ग्रुप होता है G7, एक होता है G8, एक होता है G20। वैसे वर्किंग जो आप देख पाओगे तो G7 है और G20 है, G8 नहीं है। ठीक है, G मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। अब G7 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 7 देश कौन कौन से हैं? एक है जर्मनी, दूसरा है यूके, तीसरा है फ्रांस, चौथा है कनाडा, पांचवा है अमेरिका, छठा है इटली एंड सातवां है जापान। ये 7 कंट्रीज मिलकर ग्रुप ऑफ 7 कंट्री यानी G7 बनाती हैं।
इसमें रशिया और जोड़ दिया जाए तो ये 8 बन जाएगा, यानी G8 हो जाएगा। तो G8 काम नहीं करता? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। 2014 याद है, रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का क्रीमिया वाला हिस्से को कब्जा लिया, यूक्रेन पर अटैक करके। जैसे ही कब्जाया, रशिया को अलग कर दिया गया। रशिया पहले G7 में हुआ करता, तो ये पहले G8 के नाम से ग्रुप जाना जाया करता था, बट रशिया को उस पूरे किस्से के बाद बाहर कर दिया गया, जिसके बाद G8 वाला ग्रुप खत्म हो गया, केवल G7 रह गया, क्योंकि रशिया यहाँ से बाहर हो गया। अब दोस्तों G20 क्या है? G20 में आपको ये पूरे 7 के 7 देश लेने हैं G7 वाले, प्लस रशिया को भी इसमें जोड़ लो, प्लस ये कुछ कंट्रीज और जोड़ोगे तब G20 बनता है। G20 में हमारा भारत भी प्रेजेंट है। तो 7 ये हो गए, प्लस 8वां रशिया हो गया, 9वां टर्की, 10वां यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी 27 देश हैं, पता होगा। फिर ठीक है, 11वां अर्जेंटीना, 12वां ब्राज़ील, उसके बाद 13th आपका हो गया साउथ कोरिया, 14th मैक्सिको, 15th चाइना, 16th इंडोनेशिया, 17th सऊदी अरेबिया, 18th ऑस्ट्रेलिया, 19th इंडिया एंड 20th साउथ अफ्रीका। ये G20 कंट्रीज हैं। ये फोटो बढ़िया है, इसको ध्यान रखिएगा, अपने पास में रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कई सारी अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, आपको पता होगा याद रखने के लिए। चलिए, अब कहोगे ये पूछा जा सकता है क्या, एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। चलिए आपको मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, यूपीएससी का 2020 का। 2020 में यूपीएससी ने सवाल ये पूछा कि 4 अलग अलग यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं और हर 4 ऑप्शन में 4-4 देशों के नाम हैं। पूछा यह गया कि बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें चारों कंट्रीज G20 के मेंबर्स हैं। देखिए ये क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। ये चारों देश G20 के मेंबर्स हैं। दूसरा वाला गलत है, क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे ना ही मलेशिया है, ना ही यहाँ पर न्यूजीलैंड है, खत्म कहानी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे तो अगेन ईरान यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और भी वियतनाम प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखोगे तो इसमें अगेन वही कहानी फिर से चेंज हो जाती है, सिंगापुर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे मेन चीज सिंगापुर ही नहीं प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है पहला वाला आपका सही है। तो आपको अगर पता था G20 कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं, तो आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। समझ गए? चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा ये आर्टिकल्स, वैसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और भी कवर करेंगे, जैसे ये देख पा रहे होंगे। इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है, वो सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक PDF में कंपाइल करके इस पेड ग्रुप में दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है। आपको एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है यहाँ पर जहाँ पे सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है, सारे PDF सिक्योर रहते हैं, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। PDF इकट्ठे कर उसमें प्रॉब्लम्स में फंस जाना, स्टोरेज का इशू फेस करना, मैनेज करना, बहुत दिक्कतें हैं। सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि इस ग्रुप में सारे PDF डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और दोस्तों गारंटी है, आप जब ज्वाइन करोगे ना, आपको लगेगा, मतलब कुछ दिन में आपको लगने लगेगा कि यार मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दोगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। चेक कीजिएगा मुझे इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकता हूँ। अपने आप को कंप्लीट सेटिस्फाई करना, उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर ये ज़रूर कर देना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आता है अगला आर्टिकल। ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 3 पर प्रेजेंट है, जिसको हम GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या स्पेस टेक्नोलॉजी से लिंक कर पाएंगे। बात यह है, एक हमारी लैबोरेटरी है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। तो फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मार्स के ऊपर यानी मंगल ग्रह के ऊपर 3 नए गड्ढों को फाइंड किया है, और उन 3 गड्ढों को नाम भी दे दिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से बनेगा आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर ये लैबोरेटरी कौन सी है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में है ये लैबोरेटरी, नाम है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। तो अभी रिसेंटली इन्होंने मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों को यहाँ पर खोज के निकाला। इस तरीके से 3 बड़े बड़े गड्ढे बताए जा रहे हैं। अच्छा,
अब वो 3 गड्ढों के नाम क्या दिए गए? जो पहला गड्ढा है, पहला क्रेटर है दोस्तों, उसको नाम दिया गया लाल क्रेटर। अब ये वर्ड लाल क्यों यूज़ किया है? ये एक पर्सनैलिटी के नाम पे रखा गया। एक व्यक्ति हैं देवेंद्र लाल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन जियोफिजिस्ट, प्लस वो डायरेक्टर रह चुके हैं इस लैबोरेटरी के, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इस क्रेटर का नाम रखा गया लाल क्रेटर। ठीक है, 65 किलोमीटर चौड़ा दोस्तों यहाँ पर ये कह सकते हो पूरा गड्ढा है। दूसरा जो क्रेटर है उसका नाम रखा गया है मुर्सन क्रेटर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक टाउन है मुर्सन, जिसके बेसिस पर यह नाम रखा गया है, और ये वाला गड्ढा 10 किलोमीटर चौड़ा है। फिर तीसरा क्रेटर है वो है हिल्सा क्रेटर। अब जो ये हिल्सा क्रेटर है ये कहाँ से नाम आया? ये बिहार के अंदर एक टाउन है, वहाँ से रखा गया है। ये भी 10 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। हाल ही में लाल, मुर्सन, हिल्सा न्यूज़ में था, ये बताइए क्या है? नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रेटर्स हैं मार्स के ऊपर में जो रिसेंटली फाइंड किए गए हैं, जिस वजह से ये चर्चा में है। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता दिया। अब दोस्तों इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा पढ़ना भी जरूरी है, कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़ना भी जरूरी है, जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमें नहीं पता है, वो जाननी जरूरी है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको जानने को मिलेंगे। तो जब मंगल ग्रह का साइज और डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपने सोलर सिस्टम तो देखा ही है भाई, सन हो गया, फिर उसके बाद में आपका मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। हमारे पूरे सौरमंडल में अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे तो चौथा जो प्लैनेट है, चौथा जो ग्रह है दोस्तों, वो है मार्स, वो है मंगल ग्रह। ठीक है, तो मंगल ग्रह हमारे सूर्य से चौथा प्लैनेट है, और बताया जाता है पूरे सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन ओवरऑल दी सोलर सिस्टम। और ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के आधे साइज का यहाँ पर ये मार्स है। क्लियर हो गया इसके साइज और डिस्टेंस के बारे में। अब पृथ्वी के साथ में, क्योंकि पृथ्वी के जस्ट बगल में है, हमारा पड़ोसी ग्रह है, तो इससे क्या सिमिलैरिटीज हैं आइए मैं आपको ये बताता हूँ। जो मार्स है वो भी सन को ऑर्बिट करता है, और इसका जो एक रोटेशन है वो हर 24 घंटे में 24.6 आवर्स में पूरा होता है। और पृथ्वी पर यहाँ पर एक रोटेशन कैसे में होता है, मतलब एक दिन यहाँ पे आपको पता है 23.9 आवर्स में होता है। यानी पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर जब एक घूम कर एक चक्कर मारती है, अपनी ऑर्बिट पर घूम कर एक चक्कर मारेगी, तो वो कितने उसमें मारती है? 23.9 आवर्स में, जिसको बोलते हैं हम 24 घंटे का एक दिन है। 24 घंटे पृथ्वी अपने ही ऑर्बिट पर घूम जाती है, और सूर्य के किनारे 365 दिनों में घूमती है, यानी तब एक साल पूरा होता है। बेसिक चीज़ है वो। प्लस सोलर सिस्टम में आपको पता होगा कुछ प्लैनेट्स हल्के से टिल्ट होते हैं, मतलब कि ये देखो, ये जो प्लैनेट हैं ये थोड़े से टिल्ट हैं। ये दिख रहा है टेढ़ा है, हल्का सा इसका झुकाव होता है सूरज की साइड में। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी हल्की सी टिल्टेड है, और मार्स भी हल्का सा टिल्टेड है। तो जो मार्स है दोस्तों, मार्स का जो यहाँ पे टिल्ट है वो है 25 डिग्री के आसपास। हमारी पृथ्वी का जो यहाँ पर टिल्ट है वो 23.4 डिग्रीज के आसपास का, यानी हल्की सी झुकी भी होती है। ठीक है, मार्स पे जो सीजन आपको देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग सीजन आते हैं, वो पृथ्वी की तरह ही हैं, बट मार्स पे जो सीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि पृथ्वी पे जो सीजन है उससे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे सीजन चलते हैं। मार्स पे जो दिन होते हैं उनको बोलते हैं मार्शियन डेज, और मार्शियन डेज को दोस्तों यहाँ पर सोल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मार्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, ध्यान रखिएगा। जो मार्स, इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, याद होगा, लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों मार्स लाल दिखाई पड़ता है। रीजन यह है, यहां पर जो रेडिश कलर मिला है वो ऑक्सीडेशन की वजह से मिला है, या रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से मिला है। यहां पर जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उनमें एक रस्टिंग, जो जंक लग जाती है ना, जंक आपको पता होगा हल्की सी रेड कलर की होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मार्स है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। मार्स पर जो डस्ट है वो भी यहाँ पर थोड़ी रेड कलर की दिखाई देती है। इस चक्कर में इसको हम रेड प्लैनेट का नाम भी दे देते हैं। एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहो तो इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। अब दोस्तों यहाँ पे मार्स के ऊपर एक बहुत बड़े साइज का वॉल्केनो है, बहुत बड़े साइज का, उसका नाम है ओलंपस मोन। तो ओलंपस मोन्स ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है क्या है ये। ओलंपस मोन्स दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा वॉल्केनो है। आपको पता होगा हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट। आप ये लगाइए, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा ये वॉल्केनो है। कहां पर? मंगल ग्रह पर। नाम है ओलंपस मोन्स। आप ये इमेजिन कीजिए, ये हमारे पूरे दुनिया से नहीं, ये पूरे सौर मंडल में, कितने, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। पूरे सौर मंडल का जितने ग्रह हैं, सूर्य, सब में सबसे बड़ा वॉल्केनो ओलंपस मोन है, जो मार्स पर प्रेजेंट है। 27 किलोमीटर टॉल है ये, ऊंचाई इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा, माउंट किया से लगभग 2 गुना ज़्यादा।
इसका जो बेस है ना, जो इसका नीचे का बेस ये फैला हुआ है 550 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ह्यूज होगा। फिर जैसे हमारे पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे मार्स के पास में दो चंद्रमा है। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। ठीक है, तो ये हो गए आपके मार्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। न्यूज़ में था, हमने आर्टिकल तो पढ़ा, साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए भी प्रॉपर तैयारी कर ली, या किसी भी एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा आप रेडी हो सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क वगैरह करना चाहें तो प्लीज कर लीजिएगा। रेलिवेंट टॉपिक है, पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में इसको लिंक करेंगे। बात हो रही है लोकसभा के सेशन शुरू होने वाले हैं 24 जून से। ठीक है, तो 24 जून से दोस्तों जो नए एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यहां पर शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में जब वो मेंबर बनेंगे तो वो स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। यहीं पर हम स्पीकर के बारे में भी बात करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए 17वां लोकसभा का जो सेशन है वो हो चुका है खत्म। ये 18वां लोकसभा का सेशन शुरू होगा। आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, जो राज्यसभा होता है आपका वो परमानेंट हाउस होता है, लोकसभा यहाँ पर आपका परमानेंट हाउस नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा में बस खाली मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े करके यहाँ पर उनकी वोटिंग होती रहती है, एक तिहाई करके चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब बात आती है लोकसभा की, तो लोकसभा हाउस पूरा डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, दोबारा सरकार बनती है। समझ गए? तो 17वां लोकसभा का सेशन खत्म हो चुका है, नई सरकार आ चुकी है, लोकसभा पूरा डिसॉल्व कर दिया गया था, सबने रिजाइन वगैरह कर दिया था, पीएम मोदी ने भी रिजाइन कर दिया था, अब वापस शपथ ले ली है। अब 18वां लोकसभा का सेशन शुरू होने वाला है। कब से शुरू होगा? 24 जून से शुरू होगा दोस्तों, और 24 जून से 3 जुलाई तक सारे के सारे काम चलने वाले हैं, जहां पर जितने मेंबर्स होंगे, क्योंकि लोकसभा के लिए अभी इलेक्शन आपने लड़े है ना, और मेंबर्स इलेक्ट करे गए। अब वो मेंबर्स आके लोकसभा में बैठेंगे, डिबेट्स करेंगे, बातचीत करेंगे अलग अलग मैटर्स के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वो जो मेंबर्स हैं वो भी शपथ लेंगे, पहले शपथ लेकर बैठेंगे, तो उनकी शपथ वगैरह भी होगी। फिर जब वो मेंबर बन जाएंगे तो वो एक स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, फिर स्पीकर, मेन स्पीकर को बैठाएंगे। उस स्पीकर के हाथ में पूरा का पूरा ये लोकसभा होगा कंट्रोल करने के लिए। समझ गए? तो लोकसभा का सेशन कब से शुरू होने वाला है? 24 जून से 3 जुलाई। 24 जून मेरा बर्थडे वाला दिन। अब बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा का सेशन स्टार्ट होगा दोस्तों 27 जून से। फिलहाल के लिए यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं। आपको पता होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो किसको सौंपी गई है, पढ़ाया था परसों, वो हैं दोस्तों किरेन रिजिजू जी। तो किरेन रिजिजू के पास में यहाँ पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का पूरा मंत्रालय है, यानी पार्लियामेंट को जिस तरीके से मैनेज करना है, हाउसेस को यहाँ पे मैनेज करना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास में है। तो इनकी चर्चाएं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, फिर बताया ये भी गया है कि लोकसभा की जो स्पीकर है उसका नाम अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन होपफुली, देखो मेन बात यह है कि बीजेपी अपनी पास में पोस्ट रखना चाहेगी लोकसभा की, लेकिन दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ये हो सकती है क्योंकि लाइन में टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी प्लस जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ये साथ में खड़े हैं, क्योंकि पहले ही वो लोकसभा के स्पीकर की मांग कर चुके हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये स्पीकर की पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी अपनी पार्टी से कोई ना कोई एक स्पीकर बैठाएगी लोकसभा का। प्लस यहाँ पर ओपोजिशन पार्टी में, मतलब आप देख पाओगे वैसे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बोला भी है, बट यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो टीडीपी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी हो गई, ये हो गई है, यहाँ से ना मुश्किल है। अगर यहाँ पे अगर किसी का कुछ लेना हो तो हम डेप्यूटी स्पीकर बना सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में 2 स्पीकर होते हैं, एक मतलब एक स्पीकर होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर होता है उसके नीचे। तो बीजेपी कोशिश करेगी स्पीकर अपना बनाए और डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे इन पार्टी जो कि इसमें गठबंधन में आई है बीजेपी के साथ में, उनका बना दिया जाए, क्योंकि उनकी सुननी भी ज़रूरी है। फिलहाल ये इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं यहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टी का, यानी कि बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, इन तीनों में से किस पार्टी का यहाँ पर स्पीकर बनकर आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस खाली जिस सदन में आप देख पाओगे हरा कलर का कारपेट होता है, ये आपका लोकसभा होता है, जिसमें रेड कलर का कारपेट होता है वो राज्यसभा होता है। ध्यान रखिएगा, आर से राज्यसभा, आर से रेड कारपेट। यहाँ पे लोकसभा में ग्रीन कारपेट होता है। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, ये सब कुछ हमने न्यूज़ वगैरह डिस्कस कर लिया, ये खबर में चर्चा में जो भी था वो कवर कर लिया। अब आते हैं इस आर्टिकल को स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके समझने के लिए। लक्ष्मीकांत के टॉपिक से जोड़ के समझेंगे दोस्तों, समझेंगे कि जो स्पीकर है वो कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्या होता है स्पीकर। चलिए,
स्पीकर एक संवैधानिक पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के स्पीकर के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहलाते हैं इस पूरे लोकसभा के हाउस के। और ध्यान रखिएगा, जो हमारे पार्लियामेंट का हर एक हाउस है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसमें एक मेन ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे मतलब क्या राज्यसभा में भी स्पीकर होता है? नहीं नहीं, राज्यसभा में उनका चेयरमैन होता है ना। राज्यसभा में चेयरमैन होता है और चेयरमैन के नीचे एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है। ठीक है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन लोकसभा में स्पीकर होता है और उसके नीचे एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। ठीक है, यानी दोनों हाउसेस में ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अब जो लोकसभा का स्पीकर है दोस्तों, इसको सपोर्ट मिलता है, इसको असिस्ट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा के माध्यम से। ठीक है, और ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भैया लोकसभा में चलो स्पीकर भी है, डेप्यूटी स्पीकर भी है। मान लो स्पीकर अगर थोड़े दिनों के लिए गायब हो गया है, कहीं गए हैं, तो कौन संभालेगा वो पोस्ट? हो सकता है कोई दिक्कत हो, क्योंकि 5 साल तक सर्व करना है। तो अगर दोस्तों स्पीकर नहीं है तो वहां पे सारे काम डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यह है कि मान लो दोनों को साथ में काम लग गया, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों चले गए, तब कौन संभालेगा उस समय के लिए? तो उस समय के लिए दोस्तों यहां पर जो पैनल होगा चेयरमैन का, उसके एक मेंबर संभालेंगे। तो पैनल ऑफ चेयरमैन का जो मेंबर है दोस्तों यहां पर, वो इस हाउस को देखेगा जब लोकसभा के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, तब कह रहा हूं। समझ गए? अब ऐसा नहीं है कि लोकसभा के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की अगर पोस्ट खाली रहेगी, वैकेंट रहेगी, तब ये काम करेंगे। नहीं नहीं, जब ये एब्सेंट रहेंगे किसी कारणवश, तभी यहां पर ये चेयरमैन यानी पैनल ऑफ जो चेयरमैन है इसके मेंबर काम कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। जैसे अभी के समय पर आप देख पाओगे तो जो पोस्ट है लोकसभा के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की, वो वैकेंट है, खाली पड़ी हुई है, उस पद पर कोई नहीं है अभी, है ना। तो इस समय पर यह पैनल काम नहीं कर सकता। जब ये अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे, बीच में किसी कारणवश एब्सेंट हुए हैं, तो उस दौरान यहां पर वो संभाल सकता है पैनल ऑफ चेयरमैन। क्लियर? ये बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। अब इलेक्शन यानी कैसे लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, जरा इसको सुनिएगा। जो हमारा पूरा लोकसभा का हाउस है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 543 मेंबर्स हैं, है ना। और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 543 मेंबर्स अभी इनके इलेक्शंस पे आपने देखा होगा, जो इलेक्शंस वगैरह वो भी होते हैं इन सीट्स पर। तो हमारे लोकसभा के हाउस में अगर आप देखोगे तो जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एक सिंपल मेजोरिटीज है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी में यहाँ पर वोट करके ही यहाँ पर सीधा स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। और ज़्यादातर आप ये देखिए, ज़्यादातर 100 में से 99% चांसेस है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है। जैसे अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, तो एनडीए का ही यहाँ पर क्या होगा, एक लोकसभा स्पीकर आने वाला है, डेफिनेटली ये होने वाला है। जबकि डेप्यूटी स्पीकर हो सकता है ओपोजिशन पार्टी से बदल लिया जाए, ओपोजिशन वाली पार्टी से ले लिया जाए, बट ज़्यादातर यहाँ पे लोकसभा के ही जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही होती है उसी के ही स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर हम देखते हैं। ये भी मैटर क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टांसेस भी हो सकते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। मतलब यहां पर हो सकता है कि जब मेंबर रूलिंग पार्टी का कोई ना बिलोंग करे तो यहां पर ओपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इंस्टांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? कि अगर वो रूलिंग पार्टी का नहीं है तो भी उसको स्पीकर के तौर पर इलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल है दोस्तों 12वां और 13वां लोकसभा का सेशन। 12वें लोकसभा में चुनकर आए थे जीएमसी बालायोगी। 13वां लोकसभा में जो स्पीकर बने थे वो थे मनोहर जोशी। तो ये दोनों ही पर्सनैलिटीज वो थे जो दोस्तों जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे बट स्पीकर बनकर आए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ना 100 में से 99% चांसेस है कि रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर बनकर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और सुनिए, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले जैसे इलेक्शन खत्म हुए लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद में जो स्पीकर होते हैं वो अगली जो पहली मीटिंग ना हो जाए तब तक वो उस पद पर रहते हैं। मतलब एक नई असेंबली ना बैठ जाए, नई असेंबली जब तक नहीं बैठ जाती, नया स्पीकर नहीं इलेक्ट हो जाता, तब तक वो रहेंगे। यानी कि लोकसभा के स्पीकर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल तक लगभग रहता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इलेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? क्या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं दोस्तों, कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट लग रही है यार, बड़ी पावर्स हैं, पूरे हाउस को संभाल रहे हैं ये, तो इनको कोई हटा नहीं सकता क्या? हटा भी सकता है, इनका रिमूवल भी हो सकता है। ध्यान कैसे, ये देखिए, जो हमारा संविधान है वो यहाँ पे लोअर हाउस की अथॉरिटी को ये पावर देता है कि वो अगर जरूरत पड़े
तो स्पीकर को हटा भी सकता है, लेकिन पूरा हाउस मिलकर हटाएगा। जो पूरा लोकसभा का हाउस है वो सब मिलकर स्पीकर को हटाएंगे एक रेजोल्यूशन के बेसिस पर। पहले वो 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस देंगे और वो एक इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में पास होगा, या लगभग यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 50% के आसपास स्ट्रेंथ चाहिए होगी हाउस की, प्रेजेंट होंगी, वोटिंग होगी, उसके बेसिस पर उसको हटाया जाएगा। मतलब हटाया जा सकता है, बट प्रोसेस फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये जो पूरा प्रोसेस बताया गया इतने लोग मिलकर हटा सकते हैं, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 94 के अंदर मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 94 लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने की बात करता है। प्लस इन स्पीकर को एक बेसिस पर और रिमूव किया जा सकता है। मान लो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में जो सेक्शन नंबर 7 और 8 है, इन सेक्शन के तहत यहां पे मान लो स्पीकर अगर लोकसभा की सदस्यता से ही डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसके बेसिस पर भी स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। सिंपल। फिर उसके बाद में एक और बात बताई गई है, स्पीकर खुद से भी हट सकता है। मान लो उसका खुद मन है कि भाई यार पर मैं आगे नहीं करने वाला, मैं इसको आगे प्रेफर नहीं करूंगा। उन्होंने क्या करना है, सीधा रेजिग्नेशन लेटर उठाकर डेप्यूटी स्पीकर को दे देना, भैया मैं पद छोड़ रहा हूं। तो ये यहां पर रिमूव करने के तरीके हो गए। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन यह है, लोकसभा के स्पीकर को ये पावर्स मिल कहां से रही हैं, उसके सोर्स क्या है? तो सोर्स एक तो सीधा सीधा संविधान है, संविधान एक सीधा सोर्स देता है, ताकत देता है। उसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा के अपने आप में रूल्स हैं, तो ये भी यहाँ पर स्पीकर को ताकत देते हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जो अगले अलग अग्रीमेंट्स है दोस्तों, जो कहीं पे लिखे नहीं है ना, बट ये भी पावर्स देते हैं लोकसभा के स्पीकर को। समझ गए? तो अभी तक जैसे हमारा लास्ट लोकसभा जो था उसके स्पीकर हुआ करते थे ओम बिरला साहब। अभी उससे पहले यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में भी थी, है ना। तो 2014 से 2019 तक जो लोकसभा की स्पीकर थी वो थी सुमित्रा महाजन। ठीक है। फिर 2019 में दोबारा सरकार आती है बीजेपी की, तो उन्होंने फिर अपना यहाँ पर एक सदस्य बैठाया, ओम बिरला, ये स्पीकर थे। अभी दोस्तों 2024 में फ्री इलेक्शन हो चुके हैं। अब देखेंगे आने वाले 2 से 3 दिनों में कौन नया स्पीकर बनकर आता है लोकसभा का। क्लियर हो गया? अब बात आती है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर ना कुछ प्रोविजंस भी हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहाँ पर हमें जो स्पीकर है उसको इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल इंश्योर करना होगा। कहने का मतलब है जो स्पीकर है, अब जैसे हमने पढ़ा ज़्यादातर रूलिंग पार्टी का होता है, तो रूलिंग पार्टी का भले से ही हो, लेकिन उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। भाई जितना ही यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट करना है रूलिंग पार्टी को, उतना ही साइड लेना है ऑपोजिशन पार्टीज का भी। वो एक इम्पार्शल होना चाहिए। बट आजकल इतना कुछ दिखाई देता नहीं है। लोकसभा के स्पीकर के ऊपर यही उंगली उठाई जाती है कि भाई इम्पार्शल नहीं होता। ठीक है। तो दोस्तों इनको यहाँ पर पहली बात अपना एक टेन्योर मिल गया, पूरे 5 साल तक काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इनकी जो सैलरी होती है, अलाउंसेस होती है, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है ना। प्लस इनके पास में इतनी ताकत है कि लोकसभा का स्पीकर जो इनका काम होता है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ यहाँ पर किया है, तो उसको यहाँ पे आप डिस्कस नहीं कर सकते या उसको लोकसभा में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला यह भी जाता है, इनकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि मान लो कोई भी प्रोसीजर है, रेगुलेटिंग प्रोसीजर को लेकर इनके पास में पावर्स है, कोई बिजनेस कंडक्ट करने को लेकर पावर्स है, कोई ऑर्डर मेंटेन करने की पावर है। इतनी ज़्यादा पावर है कि उसको लेकर आप कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते। समझ गए? अब ये जो स्पीकर की पोस्ट है, यहाँ पर इसको एक इम्पार्शल तरीके से रखा गया है, किसी की तरफ कोई झुकाव नहीं। जितना स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा उतना ही ओपोजिशन पार्टी का होना भी ज़रूरी है। समझ गए? और इसलिए कई बार किसी मुद्दे पर जब वोट होता है तो स्पीकर बिल्कुल लास्ट में वोट करता है। मान लो कहीं पर वोट हुआ तो अपोजिशन रूलिंग सब ने वोट कर करके यहाँ पे मामले को टाई कर दिया, तो टाई करने के बाद में स्पीकर लास्ट में यहाँ पर क्या करते हैं, वोट देकर उस मामले को किसी ना किसी तरफ ढकेल देते हैं। समझ गए? यह बात क्लियर हो गई। तो स्पीकर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। इम्पार्शलिटी बता दिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला गया है वो मैंने आपको समझा दिया। यहीं पर एक और वर्ड यूज होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्लाइड को मिस मत करना वरना सारा गेम बेकार हो जाएगा। यहां पर एक आता है प्रो टर्म स्पीकर। ये तो हो गए आपके नॉर्मल स्पीकर लोकसभा के, इसी में आता है एक प्रो टर्म स्पीकर। क्या ये अलग पोस्ट है? मतलब लगभग कह सकते हो। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों अभी 2024 के इलेक्शंस हुए, सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली, मंत्रालय सबको मिल गया। ठीक है, मामला सेट हो गया भैया। 24 जून से यहाँ पे लोकसभा का जो सेशन है वो शुरू होने वाला है। लेकिन जब शुरू होगा तो उससे पहले जो भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनेंगे उनको ओथ, शपथ लेनी होगी। समझ गए? और शपथ लेने के बाद ही तो वो लोकसभा के मेंबर्स बनेंगे, और जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के मेंबर्स ही तो इलेक्ट करेंगे। तो कहोगे मामला तो यहां पर कह सकते हो कि पूरी तरह से लटक गया, क्योंकि स्पीकर है नहीं, और कह सकते हो स्पीकर है नहीं पहले स्टार्टिंग में,
और उस स्पीकर को इलेक्ट यहाँ पे यही मेंबर्स करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो बीच में यहाँ पर क्या स्पीकर रहेगा ही नहीं, पहले मेंबर्स इलेक्ट होंगे फिर स्पीकर आएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ये बीच का गैप है ना, जो ये बीच का गैप है, जब यहाँ पे हमारे एमपी शपथ लेंगे लोकसभा के अंदर में, अभी जब बैठेंगे उसमें, शपथ लेने से पहले थोड़ी देर के लिए एक स्पीकर रखा जाएगा जिसको नाम दिया जाता है प्रो टर्म स्पीकर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार लोग छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति खुद यहाँ पे इस स्पीकर प्रोटम को, यानी जो प्रोटम स्पीकर है, इसको शपथ दिलवाते हैं, खुद अपने साथ में उसको शपथ दिलवाते हैं। शपथ दिलवाने के बाद में उसको थोड़े समय के लिए बैठाएंगे, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मतलब कोई जो सीनियर मेंबर होगा उसको चुन लिया जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा इस नए इलेक्टेड लोकसभा में, और उसके पास में स्पीकर की थोड़ी देर के लिए पावर्स आ जाएंगी। अब वो जो थोड़ी देर के लिए बना है प्रोटम स्पीकर, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी बाकी अब मेंबर्स बनेंगे लोकसभा के, उनको शपथ दिलवाना। उनको शपथ दिलवा दिया, अब वो सब मेंबर्स बन गए। अब जब लोकसभा के मेंबर्स बन गए, लोकसभा में बैठ गए, अब वो दोस्तों सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट करेंगे एक नए स्पीकर को, असली स्पीकर को। थोड़ी देर के लिए जो बनता है वो प्रोटम स्पीकर है, असली स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा जब ये सब मेंबर्स बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट होकर आ जाएगा हमारे लोकसभा हाउस का, वैसे ही जो प्रोटम वाला स्पीकर होगा वो खत्म हो जाएगा, ये पोस्ट हट जाएगी। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। ये अपना पार्लियामेंट है ना, ये पुराना वाला पार्लियामेंट है, नया वाला पार्लियामेंट है। यहीं पर आपको लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों हाउसेस नजर भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, रेलिवेंट चीज़ें हैं। फिर एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट्स। आप इसको लिंक कर पाएंगे। बात ये हो रही है, एक स्टडी आई है, उस स्टडी के अंदर में इंडिया को सेकेंड रैंक में रखा है इन द नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। कहने का मतलब है, देखो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस में कई सारी चीज़ें हैं जो लगातार रिलीज होती हैं। आज दुनिया भर में जो गर्मी बढ़ रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, कार्बन का तेजी से इंक्रीमेंट देखना। अब कार्बन को लेकर हर कोई बात कर रहा है, भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, इसको कंट्रोल किया जाए, कार्बन एमिशंस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन कार्बन के बाद जो दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ है दोस्तों जो हमारे एनवायरमेंट को गर्म कर रही है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड भी कई सारे देश लगातार रिलीज कर रहे हैं। चाइना अभी भी टॉप पर है जहां से सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड एमिट हो रहा है। उसके बाद भारत सेकंड रैंक पर आता है, ये इस पर्टिकुलर लिस्ट में बताया गया, जिस वजह से ये नाइट्रस ऑक्साइड चर्चा में है। ज़रा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, अच्छे से सुनते हुए चलना। तो भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन चुका है नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन का, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और इस नाइट्रस ऑक्साइड से भी हमारा टेम्परेचर लगातार गर्म हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये कार्बन से भी ज़्यादा पावरफुल है। यानी जितना तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा, उससे ज़्यादा तेजी से, उससे कहीं गुना ज़्यादा, मतलब पावर तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये नाइट्रस ऑक्साइड गर्म करेगा, बताया ये जाता है। जो मेजर सोर्स है इस नाइट्रस ऑक्साइड का वो आपका फर्टिलाइजर है, जो खाद वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे बहुत सारा एमिशन होता है। इसमें मैनमेड भी है, प्लस यहाँ पर जो नेचुरल तरीके भी हैं उससे भी एमिशन होता है, मैं आगे बताऊंगा। फिर बताया ये भी जाता है कि 2022 के अंदर में जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला है N2O, ध्यान रखिएगा, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो 25% से ऊपर पहुंच चुका है और धीरे धीरे आजकल बढ़ रहा है और ये लेवल्स इंक्रीज हो चुके हैं। एक समय था जब ये नाइट्रस ऑक्साइड इतना नहीं देखने को मिलता था, आज ये बहुत तेजी से बढ़ा है, कई प्रतिशत में कई गुना तेजी से इंक्रीमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा तेजी से यहाँ पे निकल कर आया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर से। आपको पता है ना, खेती में हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ही दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उसमें से N2O एमिशन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड ये निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड एमिट हो रहा है बहुत तेजी से, जो हमारे टेम्परेचर को लगातार गर्म कर रहा है। तो इस रिपोर्ट ने बताया चाइना के बाद में दूसरा देश भारत है भाई। अब ऑब्वियस ही बात है, कोई और कंट्रीज और कमर कसन लगेंगे इंडिया के ऊपर में, एक्शन लो, जैसे कार्बन को लेकर उन्होंने किया है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़, ये नाइट्रस ऑक्साइड हमें मिलता कहाँ से है? ध्यान रखिए, ये ग्रीन हाउस गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा पावरफुल है, 300 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलती कहाँ से है? ट्रांसपोर्टेशन से भी आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, रिलीज होता है ना,
प्लस मैन्योर मैनेजमेंट, जो काउडंग वगैरह होता है, गाय के गोबर वगैरह, उससे भी यहाँ पर निकलता है दोस्तों। केमिकल प्रोडक्शंस जो होते हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज है केमिकल की, है ना, यहाँ सभी जगह से। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज मैंने बताई ना, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्योर मैनेजमेंट, यहाँ पे 5-5, 6-6% बस खाली इतना योगदान है। सबसे ज्यादा जो नाइट्रस ऑक्साइड एमिट हो रहा है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है। 74% यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है कार्बन है, फिर उसके बाद मीथेन है, और मीथेन के बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको बताया जाता है ये 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की। यानी कि हमारे पृथ्वी में, जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की जब बात होती है तो ये 3 सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो पृथ्वी को लगातार गर्म कर रही हैं। और ध्यान रखिए, ये भी बताया जा रहा है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, ये इकलौता खतरा भी है हमारे ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर जो हमें बचा रही है सूर्य की डायरेक्ट रेस से, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जिससे एक इंसान को कैंसर भी हो सकता है, उससे बचाती है ओजोन लेयर। और उस ओजोन लेयर के लिए भी खतरा है ये नाइट्रस ऑक्साइड। फिर यहां पे देखने को मिलेगा कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, वो हमारे एटमॉस्फेयर में 125 साल तक रह सकता है। 125 ईयर्स तक ऐसे ही बना रहेगा। इसका ग्लोबल कंसंट्रेशन लेवल देखेंगे तो लगातार बड़ा है। अब यहाँ पे कुछ डेटा है। डेटा ये बोलता है 1750 में, सन 1750 में जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका कंसंट्रेशन लेवल केवल 270 पार्ट्स पर बिलियन के आसपास हुआ करता था। इतना एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता था। अभी 2018 में दोस्तों 20% तक बढ़ चुका था, ये 331 पार्ट्स पर बिलियन हो चुका है। तो नाइट्रस ऑक्साइड लगातार इंक्रीज हो रहा है, एमिशन बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा तेजी से ये नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ा है, इसका एमिशन बढ़ा है, स्पेशली ह्यूमन की वजह से, इंसानों की वजह से। तो ये कुछ फैक्ट्स क्लियर हुए। अभी एनटीओ के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हैं, ज़रा इसको भी क्लियर कीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड को कभी कभी हम लाफिंग गैस या हैप्पी गैस के नाम से भी जानते हैं। एक कलरलेस, ओडरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, अब नॉन फ्लेमेबल है तो मतलब इतनी जल्दी आग वगैरह यहाँ पर ये पकड़ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वाटर के अंदर में पूरी तरह से घुल जाती है। इसके वेपर्स हवा से काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। आज के समय पर दुनिया में कौन से टॉप 10 देश हैं जो सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं या एमिट करते हैं? तो उन 10 देशों में नंबर 1 पर है चाइना, 2 पर है इंडिया, अभी हम बात कर ही रहे थे, फिर है यूएस, ब्राज़ील, रशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड कनाडा। और नाइट्रस ऑक्साइड में जो सबसे मेन ह्यूमन सोर्स, यानी सबसे ज़्यादा जो निकल रहा है वो फर्टिलाइजर सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, जैसे मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है स्टार्टिंग में, वो रिपीटेड है। अब दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लेकर कुछ और रिसर्च और स्टडीज़ हैं, वो क्या बताती हैं, ज़रा इसको सुनिएगा। स्टडी ने ये पाया कि आज जो ह्यूमन सोर्स के माध्यम से पोल्यूशन हो रहा है, उसमें 43% जो टोटल पोल्यूशन है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर N2O रिलीज़ हो रहा है। और N2O जो यहाँ से आ रहा है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील से हो रहा है। और इसका एमिशन बढ़ना मतलब हमारे एटमॉस्फेयर पे बर्डन बढ़ रहा है, हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अभी तक केवल कार्बन एमिशन गा रहे थे हम। नाइट्रस ऑक्साइड का इम्पैक्ट भी क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज और भयंकर तरीके से देखने को मिलेगा और तेज़ी से गर्मी इंक्रीज होगी। समझ गए? इसका नुकसान सीधा क्लाइमेट क्राइसिस के तौर पर हमको देखने को मिलेगा। और पिछले 40 सालों में जितना सबसे ज़्यादा तेज़ी से N2O प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। तो पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है इस नाइट्रस ऑक्साइड की, वो भी यहाँ पर बताया गया। इस आर्टिकल में कुछ सजेशन भी दिए जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी मतलब गंभीर स्थिति में। तो हमें प्रॉपर तरीके से वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा। जैसे हमारी फसल का प्रॉपर मैनेजमेंट, जो ये गोबर है उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, फर्टिलाइजर में बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना। ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे यहाँ पे इस नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन को कम किया जा सकता है। ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। प्लस एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज़ हैं, ज़रा उसको वापस से रिवाइज करो। एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा भयंकर लेवल से नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, ज़रा उसके ऊपर एक बार ध्यान रखा जाए, उसको रिव्यू किया जाए, है ना। नई नीतियाँ बनाई जाए जिससे थोड़ा सा इस पर कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल करके इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड कर पाएंगे। और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये कम होंगे तभी हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कई सारे प्रकार के और पोल्यूशंस कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आर्टिकल में बोला जा रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस, आपको पता होगा बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो चुके हैं,
दुनिया भर के बड़े बड़े एग्रीमेंट्स है, टॉप के एग्रीमेंट जो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ज़रा रोको इसको, कैसे रोकना है, फंड्स बनाए गए हैं, वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की बात नहीं होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को भी इन सभी इनिशिएटिव्स में इंक्लूड करने की बारी आ चुकी है। फटाफट उसको इंक्लूड करो और इस मुद्दे को दुनिया के लेवल पर डिस्कस करना शुरू करो, तभी कुछ यहाँ पर हो सकेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करेंगे। बात हो रही है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ के बारे में, यानी आपका आईआईपी इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं आईआईपी। तो अभी ये जो आईआईपी है दोस्तों, ये रिलीज हो चुका है हमारे अप्रैल के महीने का। बताया गया है, देखो ये जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स है ये दर्शाता है हमारे भारत की जो मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनमें ग्रोथ किस तरीके से हुई है, उस चीज़ को ये दर्शाता है। ठीक है, अब 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पता है कौन कौन सी है। कोयला इंडस्ट्री, कच्चे तेल की इंडस्ट्री, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, कम होंगी जीडीपी कम होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है अप्रैल के महीने में जो इन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो कम हुई है आपकी बार। अप्रैल महीने में ये इंडेक्स बताता है 3.9% है दोस्तों, यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है, जबकि मार्च में भी यहाँ पर एक डिक्लाइन देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन फिर मार्च में इतना ज़्यादा नहीं था। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़िया था मार्च में, लेकिन मार्च के बाद जो अप्रैल का महीना आया यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो गई। अप्रैल में कई सारी इंडस्ट्रीज में लगातार कॉन्ट्रैक्शन नजर आया है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है दोस्तों। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्शन आया, कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो की, वो यहाँ पर मेंशन की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी है, ये है, वो है, तो इस पर इतना कोई फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थोड़ा सा वैसे भी बड़ा है, अप्रैल 2023 में वो यहाँ पर बताया गया है। मतलब पहले के कंपैरिजन में और इस कंपैरिजन को दोनों को यहाँ पर उन्होंने लिंक करके समझा दिया। तो कहने का मतलब है हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, ये आपको पता है हर महीने डेटा रिलीज होता है, जैसे महंगाई को लेकर वगैरह वगैरह को लेकर, जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, आईआईपी इंडेक्स क्या आया, इंडस्ट्री कैसे ग्रो करी, है ना। तो हर महीने डेटा आता है, यहाँ पर भी वो डेटा आया। इन्होंने ये बताया अब की बार जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा कम देखने को मिला, अप्रैल के महीने में स्पेशली। तो बताइए हमें पढ़ना क्या होगा एग्जाम के लिए? जो पढ़ना है वो ये इंडेक्स पढ़ना है कि आखिरकार ये इंडेक्स है क्या, जो हमें ये दर्शाता है, बताता है कि हमारी इंडस्ट्रीज किस लेवल पर ग्रो कर रही हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों जो आईआईपी इंडेक्स है ये एक इंडिकेटर है, यह हमें ये दर्शाता है हमारे देश में जो मेन कोर इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रोडक्शन किस लेवल से हो रहा है। और इस आईआईपी इंडेक्स को कंपाइल और तैयार करता है हर महीने, जो यहाँ पे पब्लिश करने का काम है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। ठीक है, सवाल यह है इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस इंडेक्स को डायरेक्टली हमारी सरकारी एजेंसीज यूज़ करती हैं। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उनको कोई पॉलिसी बनानी है इकोनॉमी से संबंधित, तो वहाँ पे वो इस इंडेक्स का यूज़ करते हैं, देखते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज किस लेवल पर ग्रो कर रही हैं। ठीक है, समझ गए। प्लस ये जो इंडेक्स है दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम अपनी जो एडवांस जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको भी कैलकुलेट वगैरह करते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ किस प्रकार से है, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो आईआईपी इंडेक्स का ये हो गया इंपॉर्टेंस, समझ गए, क्लियर हो गया। बाकी एक दो छोटे छोटे आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे आज के न्यूज़पेपर में ही। आपको पता होगा चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के लीडर, तो इनका भी सपोर्ट है एनडीए को, उसकी वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाए हैं, सरकार बन पाई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कल चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कल वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी पवन कल्याण जी की, साथ ही साथ में चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे प्रेजेंट है, बीजेपी के मेन लीडर यहाँ पर पीएम मोदी प्रेजेंट है, प्लस बीजेपी के और भी लीडर्स दोस्तों यहाँ पे सभी प्रेजेंट थे। तो अभी ये पूरा का पूरा जो शपथ है वो यहाँ पर लिया गया और आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, नाम है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, फिर दूसरी खबर आई है ओडिशा से। पता है ना, ओडिशा में अब की बार सबसे पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। अब ओडिशा में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जा रहा है, सबसे पहला चीफ मिनिस्टर ओडिशा में, फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर। कहोगे चीफ मिनिस्टर, ये तो लोकसभा के इलेक्शन थे दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शन तो थे, इसी दौरान 4 राज्य ऐसे भी थे जिनके असेंबली के इलेक्शन भी थे, उसमें ओडिशा भी दोस्तों वो था। तो ओडिशा में यहाँ पर असेंबली के इलेक्शंस भी थे, तो वो भी हुए। तो उस सभी इलेक्शंस का जो निचोड़ निकल कर आया, वहां पर बीजेपी को बहुमत में वोट मिले दोस्तों, बहुत ज्यादा, मतलब बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत कर आया है, जहां पे कभी सरकार नहीं बनी
लास्ट कई सालों से यहाँ पर नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। एक नया यहाँ पे मुख्यमंत्री आ चुका है, वो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है और नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी आपको देखने को मिलेंगे, ये मिल रहे हैं हमारे फॉर्मर ओडिशा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनसे उनके घर पर। ठीक है, तो अभी ये नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के मुख्यमंत्री आ गए मोहन चरण मांझी। क्लियर। चलिए अब आते हैं वर्ड ऑफ द डे पर। आज के न्यूज़पेपर में वर्ड ऑफ द डे क्या है, वो है गार्नर। आपको पता होगा डेली मैं आपको वर्ड देता हूं, तो आज है गार्नर। गार्नर का मतलब एक्वायर करना, कलेक्ट करना, समझ गए, सभी चीज़ों को साथ में लेकर आना। तो इसका सिनोनियम हो सकता है जीतना, अर्न करना, इकट्ठा करना, साथ में कलेक्ट करना, गैदर करना। तो इसके ये सिनोनियम्स हो गए। अब गार्नर का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? यूज़ इसका ऐसा हो सकता है, आई मैनेज्ड टू गार्नर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। मैंने ये इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया कि उस व्यक्ति से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकूं या गेन कर सकूं या कलेक्ट कर सकूं। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों यहाँ पे गार्नर। अब इस गार्नर का यूज़ आपने करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। एक सेंटेंस इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तक सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक ये वर्ड का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कल रोज एक वर्ड सीख रहे हैं हम, तो गार्नर वर्ड का अब से यूज़ करना शुरू करना है। जहाँ पे आप एक्वायर यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप कलेक्ट यूज़ करेंगे, गैदर यूज़ करेंगे, वहाँ पे गार्नर वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, और इस वर्ड को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस सभी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। परसों मैंने बोला था, सबने लिखा, कल बोला था, कल भी बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो ऐसा मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सेंटेंस बनाएंगे। बाय द वे, आते हैं अपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि बताइए लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वैसे पढ़ के तो आ चुके हो लोकसभा स्पीकर के बारे में, हर एक बात बता दी है मैंने। ज़रा उसके बेसिस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं? चलो अपने आप खुद करके देखो, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। चलो 1 2 3 4 5, हो सकता है यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब बताता हूँ। लोकसभा को स्पीकर को देखते हुए जो दो स्टेटमेंट है, पहला ये बोलता है जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है एक सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पर। ये सही बात है, अभी तो हमने पढ़ा था जो लोकसभा के मेंबर्स इकट्ठे होंगे वो सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पर इनको इलेक्ट कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट हो गया सही। दूसरा यहाँ पे बोला जाता है देयर आर नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम द स्पीकर। ये भी सही बात है, ये एग्जैक्टली ये लाइन हमने पढ़ी थी, कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है स्पीकर बनने के लिए। तो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज बाय ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो गया आपका सी वाला। चलिए दोस्तों, आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।